हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। लगभग 77 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, तो अब जो है वीडियो रेगुलर आएगा और ज़रूर वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम जल्द ही है आपका और बहुत से एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो उसका भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो इसके लिए भी टाइम निकालिए और उनका भी तैयारी कीजिए। तो अगर आप भी प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एग्ज़ाम में जब भी आप जाएं तो घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं भी फंस रहा है, वो उस स्थिति में आपको शांत मन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जहाँ पर आपको रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि को आपको ध्यान से पढ़कर उसी पर आप अच्छा नंबर लाना है। क्योंकि सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वो कभी कभी बहुत ही टफ पूछा जाता है, और इसी कारण से जो है नहीं बन पाता सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं, क्योंकि हमेशा नया क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न है वो ज़्यादा नहीं बनता, इसलिए इसमें से फंसने की संभावना जो ज़्यादा रहती है। भूगोल है और अर्थव्यवस्था है, लेकिन जो संविधान है उसमें से कहीं से भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देर नहीं करते। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। याद रखिएगा, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। मैं चारों ऑप्शन को अभी नहीं बता रहा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। ज़रूर याद कीजिएगा, अगर जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे तो उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बार बार देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। दिया गया है कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें हमारी कृषि आता है, वन आते हैं, मतलब कृषि में वन है, और उत्खनन। कृषि, वन, उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र हैं, तो ये सभी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसे नोट जरूर कीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन और उत्खनन। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है बिजली, गैस, लौह इस्पात, ये सभी। तो इसका राइट आंसर भी ये सभी रहेगा। इसमें बिजली आता है, गैस आता है और लौह इस्पात आता है। अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है, तो परिवहन है, व्यापार है, डाक सेवा है, ये सभी है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। परिवहन आता है, व्यापार आता है और डाक सेवा आता है। जो ये तीन देखे हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो जरूर इसे नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक या चतुर्थक? तो देखिए, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसमें परिवहन है, व्यापार है और डाक सेवा है, तो ये तृतीयक जो क्षेत्र है वो डाक सेवा कहलाता है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है। याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 8वां, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। तो देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1999 से 2000। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1999-2000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय
किसे दिया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है प्रोफेसर VKRV राव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर VKRV राव को दिया जाता है। जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा दोस्तों इसको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 क्या है? इंडिया विजन 2020 क्या है? तो देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इंडिया विजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो देखिए 2400 कैलोरी। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की बात है ना, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में जो है कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो 2400 कैलोरी, याद रखिएगा। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए बात किया गया है। शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है 2100 कैलोरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं हम इस पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा देरी हो जाएगा, लेट हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, सीधा आप याद रखिएगा 2100 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गरीबी के आकलन हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। तो ऑप्शन बी संरचनात्मक। बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो देखिए प्रच्छन्न है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्रच्छन्न। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। मतलब गरीबी रेखा के नीचे जो निवास कर रहे हैं उनकी सहायता करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना ही अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई है, याद रखिएगा। 2 फरवरी 2006 ईस्वी को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना, तो देखिए सर्व उदय मतलब सभी का उदय जो योजना है, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रारंभ की गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखिएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में शुरू की गई है। या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कभी कभी आपस में सुमेलित कीजिए, मतलब जोड़ी मिलान कीजिए में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसी कारण से आपके सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो देखिए दिया गया ऑप्शन कृषि, उद्योग, परिवहन और गरीबी हटाओ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो ऑप्शन ए कृषि पर, याद रखिएगा कृषि पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को आराम से देखिएगा, कोई स्पीड से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स प्रश्न जो आते हैं उसे आपको ध्यान से देखना ज़रूरी है। तो वीडियो को भगाकर मत देखिएगा, बीच बीच से ज़रूर आराम से देखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए PC महालनोबिस इस पर आधारित थी, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? दिया गया है कृषि, परिवहन, उद्योग और गरीबी हटाओ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात किया गया है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिए ना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग पर। उद्योग पर ध्यान दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है उद्योग से संबंधित है, तो यहाँ पर उद्योग ही स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, इन तीनों की जो है स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई का भी, राउरकेला और दुर्गापुर, तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? तो देखिए ऑप्शन सी 1966 से 69, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। ये 1966 से 69 को योजना अवकाश काल माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? किस योजना के दौरान हरित क्रांति का आगमन हुआ है? तो देखिए योजना अवकाश काल के दौरान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। हरित क्रांति योजना अवकाश काल के दौरान आरंभ हुआ है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई है? द्वितीय दिया है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान, मतलब पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर 28 नंबर का, बोकारो इस्पात संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? जरूर कमेंट कीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, इसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है। ये भूगोल से भी संबंधित प्रश्न भी हो जाता है और इकोनॉमिक्स से भी, तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए ठाणे, महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से मतलब यहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो ये जो जिला है वो है ठाणे, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया है? तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो 31 का बी है, चौथी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो देखिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथी जो है पंचवर्षीय योजना के तहत आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को। तो देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना में ये प्रथम चतुर्थ है, इसको आप कॉपी में नोट करके ही याद कर सकते हैं, ऐसे में आप भूल जाएंगे, तो ज़रूर कॉपी में नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है,
ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से ट्राइसेम। निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, तो देखिए 34 का राइट आंसर है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। मतलब उपरोक्त सभी जो है प्रत्यक्ष कर हैं, इन्हें सीधा दिया जाता है, आयकर को भी, संपत्ति कर को, उपहार कर को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है सीमा, निगम, आयकर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है उपरोक्त सभी, सीमा, निगम कर और आयकर। सीमा शुल्क, निगम कर और आयकर। कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज़्यादा। बिक्री कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाता है, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत है, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। बिक्री कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार लगाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर को आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर। तो ये उपरोक्त सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। याद रखिएगा दोस्तों, इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं भू राजस्व कर, मनोरंजन कर और पथ कर। तो ये तीनों इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, जिसको राज्य सरकार लगाती हैं। वैट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या ए बी दोनों? तो देखिए वैट जो है अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, वैट का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा ज़रूर। भारत में वैट कब लागू हुआ था? भारत में वैट कब लागू हुआ था? तो देखिए 1 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 अप्रैल 2005 को भारत में वैट लागू हुआ था। निम्न में से किस समिति की स्तुति पर भारत में वैट लागू किया गया था? दिया गया है रंगराजन, एल के झा, कैलकर, पार्थ सारथी, सोम समिति। तो किस समिति की स्तुति पर भारत में वैट लागू किया गया? तो देखिए एल के झा समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एल के झा समिति, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से प्रत्यक्ष कर है, आपको बताना है प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निगम कर। निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए इसका राइट आंसर है सी रंगराजन। सी रंगराजन, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना, जरूर इसे कॉपी में नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की स्तुति की थी? तो देखिए 30.5%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसे कॉपी में जरूर नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। 30.5%। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। ऑप्शन सी 12, याद रखिएगा। करेंसी नोट प्रेस अवस्थित है नासिक में, हैदराबाद में, होशंगाबाद में या पटना में? तो देखिए करेंसी नोट प्रेस जो है नासिक में स्थित है, याद रखिएगा।
नासिक कहाँ है दोस्तों, इसको जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपको राज्य भी पूछा जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय कहाँ है? आप दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर जो है आपके कमेंट में देखना चाहता हूँ। RBI जरूर कमेंट कीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना की गई थी सितंबर 1956 में, याद रखिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी सितंबर 1956 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी जो है नियंत्रण रखती है, याद रखिएगा। सेबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ज़रूर इसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिए। सेबी क्या है इसे बताइए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? तो देखिए, जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो सूचकांक है वो सेंसेक्स में आता है, याद रखिएगा। आपने सुना होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। ऑप्शन सी, लखनऊ में, याद रखिएगा। नरसिंहम समिति संबंधित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है बैंकिंग सुधार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नरसिंहम समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से। बुल एवं बियर शब्द संबंधित है? आपने देखा होगा, बुल मतलब जो बैल है उसका, और बियर जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो देखिए, 56 का बी, शेयर बाजार से। शेयर बाजार के समय जो शेयर बाजार है उसमें आप देखे होंगे, उसके सामने बैल का जो है स्टैचू लगा है। तो जो बुल एवं बियर जो है वो शेयर बाजार से संबंधित है। और बुल और बियर का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है उसमें, कि जो सेंसेक्स है वो गिर जाता है तो बियर या बुल ऐसे कुछ इसमें होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? तो देखिए, 3 बार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है कृषि के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु तत्पर रहता है, याद रखिएगा। तो नाबार्ड इसका राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1969। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का, याद रखिएगा। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, 1911 से 1920 को दशक माना जाता है, विभाजक दशक माना जाता है। तो 60 का बी इसका राइट आंसर होगा, 1911-21। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी? तो देखिए, 1.2 अरब, 1.02 अरब, याद रखिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या। भारत में 1991-2001 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21.54%। इंपॉर्टेंट है, इसे याद कीजिएगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या है 2001 की जनगणना के अनुसार, तो 933 थी, याद रखिएगा।
निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो देखिए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अनुसूचित जनजातियां निवास करती है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार में। बिहार में जो है महिला साक्षरता न्यूनतम है। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनघनत्व वाला, तो देखिए इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो देखिए 1.97%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? तो देखिए 73%। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है वित्त सचिव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता था। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, SBI। याद रखिएगा, वाणिज्यिक बैंक है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? तो देखिए ब्याज भुगतान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज भुगतान। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है? तो देखिए उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है तो उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं जीवन संभाव्यता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय या उपरोक्त सभी? तो देखिए मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जीवन का संभाव्यता, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इको मार्क का चिन्ह किसको दर्शाता है? तो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है MP, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट 77 प्रश्न जो कि आपके BED और DED के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ज़रूर इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है तो आप समझ गए होंगे। और भी वीडियो आएगा अर्थव्यवस्था से आपके लिए इसी चैनल पर, तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और प्लेलिस्ट में जो 2022 का जो वीडियो अपलोड है, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था या संविधान से और रीजनिंग से, शिक्षण अभिरुचि से, हिंदी से, तो उसे जाकर ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, एक एक करके शिक्षण अभिरुचि लिखा है जिसमें, और हिंदी लिखा है, और जिसमें चपरासी का GK भी अपलोड है, पियून का। तो वो सामान्य ज्ञान जो है इसमें भी काम आएगा, क्योंकि प्री BED का सामान्य ज्ञान जो है उन्हीं से पूछा जाता है, उन्हीं से रहता है। तो उन्हें ज़रूर पढ़िए, मतलब कोई भी सामान्य ज्ञान हो पढ़िए, छोड़िएगा मत। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए 77 महत्वपूर्ण
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।